सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये है लेसन नंबर 5 का लेक्चर नंबर 3, ओके, थर्ड पार्ट। और इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैसेस। मतलब कि नेचुरल गैसेस से पावर जनरेशन प्लांट कैसे चलाए जाएंगे। ओके, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पावर जनरेशन प्लांट में नेचुरल गैसेस का यूज कैसे किया जाएगा, मतलब नेचुरल गैसेस का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाएगी, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके पहले हमने 2 वीडियो कवर कर चुके हैं जिसमें हमने 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं, जो है थर्मल बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और एक है न्यूक्लियर बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ओके, दोनों पावर प्लांट की स्कीमेटिक जो फंक्शन है, स्कीमेटिक डायग्राम जो है वो लगभग सेम ही है और उन दोनों पार्ट को हमने कंपेयर भी किया था लेक्चर नंबर 2 में, मतलब पार्ट 2 में। ओके, इसी लेसन के। और ये थर्ड पार्ट है और इसमें हम करने जा रहे हैं पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैसेस में जो एनर्जी होती है उस एनर्जी का यूज करके हम पावर जनरेट कैसे करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इन दिस प्लांट द टर्बाइन इज रन बाय अ गैस at a very high temperature and pressure generated by combustion of natural gases। मतलब देखिए, इस प्लांट में क्या किया जाता है, जो टरबाइन है उसे रन किया जाता है। टरबाइन इज रन किसके द्वारा? बाय गैस। किसके द्वारा? गैस की मदद से। मतलब गैस की मदद से टरबाइन को घुमाया जाता है, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में घुमाया जाता है, जिससे ओके जनरेटेड बाय कंबक्शन ऑफ नेचुरल गैसेस। मतलब नेचुरल गैसेस को कंबक्ट करके, नेचुरल गैसेस का कंबशन करके, मतलब नेचुरल गैसेस को जलाने से बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट होता है और बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर की मदद से ओके टरबाइन को बहुत स्पीडली रोटेट किया जाता है, जिसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अ फ्लो चार्ट शोइंग वेरियस स्टेज इन पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैसेस। तो नेचुरल गैसेस के बेस्ड पर पावर जनरेशन प्लांट किस तरह से बनाए जाते हैं उसका ये फ्लो चार्ट यहां पर आपको दिख रहा है। आइए इस फ्लो चार्ट को समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा? कंप्रेस्ड फॉर प्रेशर्ड एयर। सबसे पहले जो एयर के प्रेशर को कंप्रेस करके रखा जाएगा, दबाकर रखा जाएगा। एक सिंपल सी बात है, आपने लाइटर देखा है, छोटा सा लाइटर, या फिर हमारे घर में जो हम सिलेंडर यूज करते हैं खाना पकाने के लिए, जो सिलेंडर यूज करते हैं वो। अब सिलेंडर देखिए इस तरह से होता है, ये है भाई सिलेंडर। ओके, ये मान लीजिए एक सिलेंडर है। समझने की कोशिश कीजिए, सिलेंडर जब खाली हो जाता है तो बहुत हल्का हो जाता है, सिलेंडर जब भरा हुआ होता है तो वो बहुत भारी होता है। अब देखिए, सिलेंडर के अंदर तो होती है गैस। अब क्या गैस मतलब क्या है? हवा। फिर इसके अंदर ऐसी कौन सी हवा होती है भाई कि सिलेंडर इतना भारी हो जाता है? क्या सिर्फ हवा होने से सिलेंडर भारी हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। यहां पर जो गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। कौन से फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है। गैस लिक्विड फॉर्म में कब जाती है? जब गैस को कंप्रेस किया जाता है। जब किसी गैस को कंप्रेस किया जाता है, उसे दबा दबा के सिलेंडर के अंदर ठूस ठूस के भरा जाता है, तब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। सभी गैस लिक्विड फॉर्म में आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। मीथेन के बारे में हमने सुना था, भाई मीथेन लिक्विड फॉर्म में कभी नहीं होती। ओके, उसे डायरेक्टली जलाया जाता है। यहां पर जो होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दैट इज एलपीजी, जो हमारे घर में यूज होते हैं सिलेंडर, ऐसी गैसेस को कंप्रेस्ड करके किसी एक मतलब कंटेनर के अंदर, जस्ट लाइक सिलेंडर, उसके अंदर रख दिया जाता है। तो वैसे यहां पर देखिए कंप्रेस्ड फॉर प्रेशराइज्ड एयर, यहां पर प्रेशराइज्ड एयर, कंप्रेस्ड प्रेशराइज्ड एयर होती है। फिर क्या करते हैं? इस एयर का यूज क्या करते हैं? कंबस्शन चेंबर। अब इसे कंबस्शन चेंबर में लेकर जाते हैं, जहां पर इसे जलाया जाएगा। अब इस कंबस्शन चेंबर में
किसकी मदद से जलाया जाएगा, तो नीचे देखिए नेचुरल गैस लिखा, नेचुरल गैसेस की मदद से इसे कंबक्ट किया जाएगा। अब कंबस्शन होने के बाद, जलने के बाद इसमें एक काइनेटिक एनर्जी आएगी और वो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, गैस, मतलब वो जो काइनेटिक एनर्जी एक गैस में आएगी, जिस तरह से वाटर वेपर टरबाइन को घुमाते थे उस तरह से यहां पर गैस की काइनेटिक एनर्जी टरबाइन को रोटेट करेगी और टरबाइन रोटेट होगा। तो टरबाइन रोटेट होने से टरबाइन किस में कनेक्ट होगा, जनरेटर के एक्सल में, तो वो एक्सल रोटेट होगा और एक्सल रोटेट होने से जनरेटर रोटेट होगा और जनरेटर घूम गया तो वहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। जिस तरह से देखिए हर तरह के जो इलेक्ट्रिक बेस्ड पावर प्लांट जो है उसमें एक ही काम करना, हमें जनरेटर को एनी हाउ कंडीशन में रोटेट करना है। जनरेटर रोटेट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। तो ये अलग अलग तरह से है, अलग अलग तरह के पावर प्लांट है। ये थर्ड टाइप का पावर प्लांट है जो हम देख रहे हैं, जिसमें नेचुरल गैस का यूज किया जाता है। इसमें बहुत सारे फायदे हैं नेचुरल गैसेस में, क्योंकि देखिए इसमें कोल यूज नहीं किया जा रहा है और इसमें नेचुरल गैस है। इसका मतलब नेचुरल गैसेस को जलाने से पोल्यूशन नहीं होता है, कोल को जलाने से पोल्यूशन होता है। ओके, सो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस है। So, there are three main section in this type of plant. इस तरह के प्लांट में तीन मेन सेक्शंस होते हैं। कौन कौन से? Pressurized air is introduced into the combustion chamber using a compressor. देखिए, pressurized air is introduced into combustion chamber. combustion chamber में pressurized air को सप्लाई किया जाता है, ओके, कंप्रेसर की मदद से। In the combustion chamber, the natural gas burn in presence of air. एयर की मदद से, एयर में ऑक्सीजन होता है तो एयर की मदद से नेचुरल गैस कंबस्शन चेंबर में बर्न होती, जलती है। The gas at very high temperature and pressure generated in this chamber runs the turbine. अब इस चेंबर में जो गैस होती है बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जलना शुरू कर देती है, जिससे वो टरबाइन को रोटेट कर देती है। द टरबाइन देन डिवाइस जनरेटेड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। बाद में जो टरबाइन रोटेट होता है वो टरबाइन कनेक्टेड होता है उस डिवाइस से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे, जिसे हम कहते हैं जनरेटर। सो स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन दिस प्लांट इज डन। अब इस प्लांट में स्टेप बाय स्टेप एनर्जी को कैसे ट्रांसफर किया जा रहा है। देखिए हर तरह के पावर प्लांट में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो किस तरह से हुआ है वो हमने हर एक पार्ट में देखा स्टूडेंट। इस पार्ट में भी देखेंगे कि किस तरह से एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है इस तरह के पावर प्लांट में। तो सबसे पहले केमिकल एनर्जी इन नेचुरल गैस, मतलब नेचुरल गैस में केमिकल एनर्जी होती है। फिर एक केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के कंबशन से, नेचुरल गैस के जलने से काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आएगा। मतलब वो जो स्टैटिस्टिक वो जो एनर्जी होगी, ओके, उसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। मतलब नेचुरल गैस जो है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, टरबाइन को रोटेट करेगी। ओके, काइनेटिक एनर्जी टरबाइन को रोटेट करेगी और रोटेट करेगी तो देखिए काइनेटिक एनर्जी अगर मशीन को घुमा रही तो वो मैकेनिकल एनर्जी हो गई और इस मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो देखिए केमिकल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से यहां पर मैकेनिकल एनर्जी इन्होंने शो करना था। ओके, काइनेटिक एनर्जी किसको रोटेट करेंगी, मशीन को, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन पावर प्लांट यूजिंग एनर्जी ऑफ नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैसेस का यूज करके जो पावर प्लांट में नेचुरल गैसेस का यूज किया जाता है उस पावर प्लांट में एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है वो ये चार्ट हमें शो करता है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे की ओर। सो द इफिशियंसी ऑफ दिस टाइप ऑफ पावर जनरेशन प्लांट इज हायर देन दैट ऑफ पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन कोल। तो ध्यान में रखिए, कोल बेस्ड पर, मतलब थर्मल पावर प्लांट जो होते हैं जिसमें कोयले को जलाया जाता है उसे हम थर्मल बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहते हैं। थर्मल बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से ज्यादा पावरफुल पावर प्लांट होते हैं नेचुरल गैसेस वाले। मतलब नेचुरल गैस बेस्ड जो पावर प्लांट है वो ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। मोर ओवर, सिंस द नेचुरल गैस डज नॉट कंटेन सल्फर,
अब एक बात बहुत अच्छी है कि नेचुरल गैस में सल्फर नहीं होता, ओके, डज नॉट कंटेन सल्फर। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस रिजल्ट इन लेस पॉल्यूशन, और नेचुरल गैस को जलाने पर पॉल्यूशन नहीं के बराबर होता है, बहुत कम होता है। द स्कीमेटिक ऑफ पावर प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस इज गिवन इन फिगर, और नेचुरल गैस का जो स्कीमेटिक डायग्राम है पावर प्लांट वो यहां पर दिया हुआ है। देखिए नेचुरल गैस के बहुत सारे फायदे हैं, ओके, किस तरह से ये वर्क काम ये सब मतलब पूरा का पूरा जो पावर प्लांट किस तरह से वर्क करता है वो हमने देख लिया। उसके बाद इसमें सल्फर होता नहीं है और पॉल्यूशन बहुत कम होता है। सो अब ये देखिए स्कीमेटिक पावर प्लांट, स्कीमेटिक पावर प्लांट यहां पर देखिए ये फ्यूल है। फ्यूल मतलब क्या है भाई? फ्यूल मतलब है ये नेचुरल गैस, ओके। नेचुरल गैस को यहां पर लेके जाएगा और यहां पर होगा एयर, ओके, एयर का चेंबर होगा, कंप्रेस्ड एयर होगी यहां पर, कंप्रेस्ड एयर यहां पर होगी। अब यहां से फ्यूल मतलब नेचुरल गैस को कंबस्टन चेयर में लेके जाएगा, सॉरी कंबस्टन चेंबर में ले जाया जाएगा। अब ओके यहां पर आ गई नेचुरल गैस, ओके, साथ में यहां पर आ गया एयर, एयर मींस ऑक्सीजन, समझ में आ रहा है? तो एयर के प्रेजेंस में गैस को जलाया जाएगा, तो इसमें जो गैस है उसको एक काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और ये काइनेटिक एनर्जी इस गैस टरबाइन को रोटेट करेगी। तो ये जो देखिए ये जो एक्सल है, ये जो रॉड आपको दिखाई दे रही है, ये यहां पर ये जनरेटर फिक्स है और जनरेटर में ये एक्सल है, ओके, उससे ये टरबाइन रोटेट होगा, और रोटेट होने से ये एक्सल देखिए यहां पर जो एरो दिखाई दे रहा है ये एक्सल रोटेट होगा, रोटेट होने से जनरेटर रोटेट होगा, जनरेटर होने से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होना शुरू हो जाएगी, और जो हॉट गैसेस है वो यहां से चिमनियों के थ्रू बाहर निकल जाएगी। अब यहां पर पूछा गया आपसे सवाल, विच इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोसेस इज इको फ्रेंडली एंड विच इज नॉट। तो कौन सी इलेक्ट्रिक जनरेशन इको फ्रेंडली है, कौन सी इको फ्रेंडली नहीं है? तो भाई यहां पर हम देखेंगे तो नेचुरल गैस बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये जो जनरेशन प्रोसेस है ये इको फ्रेंडली है। बाकी न्यूक्लियर बेस्ड और थर्मल बेस्ड ये इको फ्रेंडली नहीं है, ओके। उसके बाद देखिए सम नेचुरल गैस बेस्ड पावर प्लांट एंड देयर कैपेसिटी। तो कुछ ऐसे नेचुरल गैस पावर प्लांट है हमारे इंडिया में और उनकी कैपेसिटी क्या है वो देखेंगे। तो एक है वो समाराल कोट्टा, जो है आंध्र प्रदेश में, मतलब आंध्र प्रदेश स्टेट में समाराल कोट्टा ये एक शहर है जहां पर नेचुरल गैस पावर प्लांट है जिसकी कैपेसिटी है 2620 मेगावाट की। उसके बाद है अंजानवेल जो है हमारे महाराष्ट्र में और इसकी कैपेसिटी है 2220 मेगावाट की। उसके बाद है बवाना जो है दिल्ली में और इसकी कैपेसिटी है 1500 मेगावाट की। और एक है कोंडापल्ली जो है आंध्र प्रदेश में और इसकी कैपेसिटी है 1466 मेगावाट की। ऑलवेज रिमेंबर, दो यूज ऑफ एनर्जी इज unavoidable in our day-to-day life. It is necessary to use carefully and only in required amount. देखिए हमारी जो रोज की जिंदगी है, डेली लाइफ है, डेली रूटीन है, इसमें हम एनर्जी का यूज जिस तरह से कर रहे हैं उसे अवॉइड करना, ये मतलब अवॉइड करने लायक नहीं है, इसे ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है, चाहे इलेक्ट्रिक एनर्जी हो या कोई भी एनर्जी हो, ये सब तरह के नेचुरल रिसोर्सेस ये हमारे लिए लिमिटेड है। मतलब जब भी हम इसका यूज करेंगे तो हमें ये सोच के यूज करना है कि ये हमें चीजें लीज पर मिली है जो हमें नेचर को फिर से वापस करनी है। मतलब हम जिस तरह से यूज करें उस तरह से हमारा आने वाला फ्यूचर भी यूज कर सके। मतलब हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए इन सभी चीजों का यूज करना है। आप रूम से बाहर निकल जाते हैं, फैन की बटन बंद नहीं करते, फैन घूमते रहता है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होते रहती है, तो जहां पर यूज है वहीं पर यूज कीजिए, फालतू वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी का मत कीजिए। ओके, बस यही आपके लिए एक मैसेज था। उसके बाद बढ़ते आगे की ओर, देखते क्या है नेक्स्ट पेज में। सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज बिगिन। ओके, इसी वीडियो में हम ये टॉपिक भी कवर कर रहे हैं, द इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन एंड एनवायरनमेंट। मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी का जनरेशन जो हो रहा है और साथ में इन्वायरमेंट। इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी नीड है और इस नीड को पूरी करते समय इन्वायरमेंट पे होने वाले इफेक्ट दोनों के बारे में हमें सोचना है,
फिर ही ये काम करना है, इसलिए इन दोनों टॉपिक को एक साथ कंबाइन किया गया। आइए देखते क्या है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बेस्ड ऑन फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर फ्यूल्स लाइक यूरेनियम एंड प्लूटोनियम आर नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो जैसे कि भाई नेचुरल गैस हो या फ्यूसिल फ्यूल्स जैसे कोल हो या न्यूक्लियर एनर्जी हो जिसमें हम प्लूटोनियम और यूरेनियम का यूज कर रहे हैं, ये सब इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। It means that if electrical energy is generated using these fuels, it can lead to environmental degradation। मतलब इनमें से आप किसी भी चीज का इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए यूज करें, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज करें, तो ये सब मिलके हमारे नेचर को खराब करेंगी, नेचर को डिगार्ड करेगी, कोई नेचर के लिए यूजफुल नहीं है। सो वी हैव सीन दैट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड नेचुरल गैस लीड टू इमिशन ऑफ सर्टेन गैसेस एंड सूट पार्टिकल। तो जब भी हम कोयले को या नेचुरल गैसेस को जलाते हैं तो इसमें से धुआं निकलता है, सूट पार्टिकल्स निकलते हैं। ओके, दिस रिजल्ट इन एयर पॉल्यूशन, जिसके कारण एयर पॉल्यूशन होता है। इनकम्प्लीट कंबक्शन ऑफ फ्यूल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर फ्यूल पूरी तरह से ना जले, इनकम्प्लीट जले, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अब सिंपल सी बात, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आप दो तरह के आपने व्हीकल्स देखे हैं, आपने कार भी देखी है। कई बार आपने देखा होगा, आपको अभी दो कार को ऑब्जर्व करना है, एक पेट्रोल वाली कार और एक डीजल वाली कार। देखिए, डीजल वाली कार बिल्कुल नई है, अभी शोरूम से आई है। ओके, और उस कार को चालू किया जाए, वो कार भी काला धुआं फेंकेगी क्योंकि उसमें डीजल है। और कोई ऐसी गाड़ी जो शोरूम से अभी आई है या फिर 4 साल हो गए वो बाहर चल रही है, शोरूम से नहीं निकली, पर वो पेट्रोल से चल रही है। बात ध्यान में रखिए, यहां पर हम पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं, वो पेट्रोल से चल रही है, पर वो गाड़ी जो है काला धुआं नहीं फेंकती है। इनफैक्ट धुआं ही नहीं दिखता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, पेट्रोल जो है वो सॉफ्ट होता है, बहुत हाई फ्लेमेबल होता है, इजीली जल जाता है, पूरा जलता है। उसकी खासियत है पेट्रोल पूरा जलता है, गैस पूरा नहीं जलता। तो जो चीज पूरी तरह से नहीं जलेगी वो स्मोक प्रोड्यूस करेगी। ओके, तो डीजल जो है वो हार्ड होता है, पूरी तरह से नहीं जलता, जिसके कारण उसमें से काला धुआं निकलता है और उसका काला धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये पूरी तरह से जहर है जो हमारे एनवायरमेंट में फैल रहा है। समझ में आ रहा है? देखिए, अगर आप लकड़ी जला रहे हैं तो लकड़ी में अगर अच्छे से आग लगी तो धुआं कम नहीं होगा, पर अगर आग नहीं लगी तो धुआं ज्यादा होगा। इट मींस कोई भी चीज अगर पूरी तरह से ना जले तो वो धुआं प्रोड्यूस करती है। सो इट एडवर्सली अफेक्ट अवर हेल्थ। अब ये क्या करता है कि भाई ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हेल्थ को बहुत गंदी तरीके से, बुरी तरीके से अफेक्ट करता है। इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल अफेक्ट्स इन्वायरमेंट सीवियरली। मतलब कि देखिए, इंक्रीज ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो डे बाय डे एयर में उसका प्रपोर्शन बढ़ता जा रहा है, और ये बढ़ता हुआ प्रपोर्शन एयर को, इन्वायरमेंट को बहुत बुरी तरीके से, सीवियरली मतलब बहुत बुरी तरीके से, बहुत गंदी तरीके से अफेक्ट कर रहा है। द फेनोमेनन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। और ग्लोबल वार्मिंग ये इसी का एक एग्जाम्पल है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल, डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये कौन से फ्यूल से जनरेट हो रहे हैं? जलने से, कोल को जलाने से, डीजल को जलाने से और पेट्रोल को जलाने से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। लीड टू पेट्रोलियम लाइक एसिड रेन, सूट पार्टिकल जनरेटेड ड्यू टू इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कॉजेज एयर पॉल्यूशन। अब फॉसिल फ्यूल्स अगर पूरी तरह से नहीं जलेगा तो एसिड रेन की प्रॉब्लम होगी। ओके, और सूट पार्टिकल्स भी एयर में आएंगे, जिसके कारण एयर पॉल्यूशन होगा। इट कैन लीड टू प्रॉब्लम रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम लाइक अस्थमा। और इस तरह से अगर प्रॉब्लम्स बढ़ती आ रही एयर में, जो कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये अगर फैलने लगे और सूट पार्टिकल फैलने लगे, तो एयर में ऑक्सीजन का जो रेशो है वो कम होगा और ये पॉल्यूशन का रेशो ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण ब्रीदिंग सिस्टम में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब होने लगेंगे, अस्थमा जैसी बीमारियां होने लगेगी।
सेकेंड है, इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर फॉर फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, crude oil and natural gas, LPG and CNG. Also the reservoir of these fuel are limited. अब देखिए, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, कोल, इन्हें जलाने के लिए 1 मिनट नहीं लगता। छू माचिस लगा दो, फुर्र से सब कुछ जल जाता है इजीली। उन्हें बनने में सालों लग जाते हैं। दूसरी बात अगर एक और देखें तो ऊपर से ये हमारे अर्थ में लिमिटेड है। एक तो पहले से लिमिटेड है, ऊपर से इसे तैयार होने में हजारों साल लग जाते हैं और खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसका मतलब एक समय ऐसा आएगा कि जिस दिन पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी ये सब खत्म हो जाएंगे, नेचुरल गैसेस ही बची नहीं रहेगी। उसके बाद जिस स्पीड से हमारा साइंस तरक्की कर रहा है ना, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। इसलिए हम जो भी ये यूज कर रहे हैं उसे संभाल के यूज करना है। दे आर गोइंग टू डिप्लेक्ट इन फ्यूचर, फ्यूचर में ये गायब हो जाएगा, डिप्लेक्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इट इज सेड दैट विद द करंट स्पीड ऑफ देयर यूजेस द कोल रिजर्वियर इन द वर्ल्ड would last another about 200 year or so, the natural gas reserve about 200 to 300 year। मतलब ध्यान में रखिए कि जिस तरह से हम नेचुरल गैस का यूज अभी प्रेजेंट कंडीशन में कर रहे हैं, 200 से 300 साल मात्र लगेंगे और ये पूरा का पूरा नेचुरल गैस हमारे अर्थ से गायब हो जाएगा भैया। उसके बाद देखिए, नेचुरल गैस अगर खत्म हो गया तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। नेचुरल गैस अगर खत्म हो गई, फ्यूल अगर खत्म हो गया तो हमारी लाइफ स्लो हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास पहिया तो रहेगा पर उसे घुमाने के लिए एनर्जी नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है? मैं बात कर रहा हूं व्हीकल्स की। तो ये सब बहुत स्लो हो जाएगा, हमारी लाइफ ही स्लो हो जाएगी। इसलिए ध्यान में रखिए कि हमें जो भी यूज करना है बहुत सोच समझ के और सावधानी से यूज करना है। सो वी हैव आल्सो डिस्कस about the problem in use of nuclear energy, like disposal of nuclear waste and possibilities of disaster due to accident in nuclear power plant. Considering all these points, it can be said that energy generation from fossil fuels and nuclear fuels are not environment friendly। तो हमने देखा है कि जो ये न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं, इसे डिस्पोज करना इतना आसान नहीं है, बहुत समय लगता है इसे डिस्पोज करने के लिए और खर्चे अलग लगते हैं। ओके, और इसलिए हमें जो ये नेचुरल गैसेस का जो यूज कर रहे हैं, जितना भी फॉसिल फ्यूल का यूज कर रहे हैं, हर तरह का फॉसिल फ्यूल क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट को खराब कर रहा है। मतलब ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली नहीं है। मतलब हर तरह का कंबक्शन हमारे इन्वायरमेंट को खराब कर देगा। उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, तो देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में अभी देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, उसे भी कवर कर लेते हैं। इसके पहले हम यहां पर चलते हैं कि भाई यहां पर क्या इंफॉर्म, टूवर्ड्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी, टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी की ओर बढ़े या फिर ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़े, क्या कहता है देखिए, देयर आर अदर वे ऑफ इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन विच अवॉइड अबव प्रॉब्लम। ऊपर दिए गई जो प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए और दूसरे तरीके भी है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम वाटर रिजर्वियर, वाइंड, सनलाइट, बायोफ्यूल एक्सेट्रा आर एग्जांपल ऑफ सच मेथड। देखिए, बिना पोल्यूशन के हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वाटर की मदद से, एयर की मदद से, सनलाइट की मदद से। द एनर्जी सोर्सेस यूज इन सच ऑप्शंस, दैट इज वाटर रिजर्वियर, वाइंड, सनलाइट, बायोफ्यूल आर नेवर एंडिंग। और ये जो चीजें ऐसी है, ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। पानी अर्थ से कभी खत्म नहीं होगा, हवा कभी खत्म नहीं होगी, बायोफ्यूल कभी खत्म नहीं होगा और सनलाइट तो कभी खत्म नहीं होने वाली। सो मोर ओवर यूज ऑफ दिस सोर्स डू नॉट लीड इन्वायरमेंट प्रॉब्लम डिस्कस अबाउट। मतलब इन सभी सोर्स का अगर हम यूज करेंगे तो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे। Therefore, electricity generation through these source can be called environment friendly। और इसलिए इन सोर्स की मदद से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें तो उसे हम environment friendly electric generation कहेंगे। So we can also call the energy generation by this process as green energy। और इसलिए हम इस प्रोसेस को ग्रीन एनर्जी भी कह सकते हैं। ग्रीन एनर्जी मतलब इको फ्रेंडली एनर्जी।
looking at the problems in electrical generation using fuel like coal, natural gas and nuclear fuel, the world is now heading towards the इन्वायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी। अब देखिए इन सभी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए दुनिया अभी इको फ्रेंडली एनर्जी की ओर बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि अब पेट्रोल वाली कार, पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां जो है, उसके अलावा अभी जो है बैटरी वाली बाइक आना शुरू हो गई, बैटरी वाली कार आना शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि हमें इस अर्थ को इको फ्रेंडली बनाना है। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो स्टूडेंट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमने दो टॉपिक कवर कर लिए हैं, जो है पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैसेस और इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन एंड एनवायरनमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे इको फ्रेंडली एनर्जी के बारे में, जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक। हाइड्रो मींस वाटर, मतलब पानी की मदद से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी, वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट कि इस टॉपिक में मैंने आपको जो इंफॉर्मेशन दी है, जो आपको बताया, जो आपको समझाया, वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा और कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको अगर लगता है कि हमारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है और आपके जैसे अदर स्टूडेंट की भी मदद कर सकते हैं, उनके लिए भी हेल्पफुल है, तो प्लीज इस वीडियो की लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप में अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।